अस्सलामुअलैकुम, उमर एकेडमी में खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह से बरतानिया ने चाइना पर कब्जा किया था। ये बहुत ही दिलचस्प तारीखी हकाइक पर मबनी एक कहानी है। इस कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप नीचे रेड बटन पे क्लिक कर दें सब्सक्राइब के, और जल्दी से आप हमें एक खूबसूरत सा लाइक भी दे दें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी जो है ये है 17वीं सदी की, यानी 17th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश ने चाइना में किस तरह से अपना असर और रसूख कायम किया। ब्रिटिश एक बहुत ही चालाक कौम है। इन्होंने कभी भी किसी दूसरी कौम के ऊपर डायरेक्टली अपनी फौज के साथ हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा ये पहले मुख्तलिफ कौमों में तिजारत की गर्ज से घुसते थे और वहाँ से ट्रेडिंग रिलेशनशिप कायम करते थे। इस दौरान ये उस कौम की स्टडी करते थे, उसकी वीकनेस की, उसकी स्ट्रेंथ की, और वहाँ के माहौल का अच्छी तरह से जायजा लेकर के एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाते थे कि किस तरह से जो है इस कौम के वसाइल पर कब्जा किया जाए। यही इनकी स्ट्रेटेजी थी जिसके जरिए इन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पर, जब वो पाकिस्तान इंडिया कंबाइन थे, उस पर कब्जा किया था। और इसी तरह से इन्होंने स्ट्रेटेजी बना करके चाइना पर भी कब्जा किया। मगर चाइना के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो तारीख के अंदर बहुत ही अहम किस्सा है, और आज आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। तो ब्रिटिश जब चाइना के अंदर इंटर होते हैं ट्रेडिंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए, तो उस वक्त चाइना के अंदर किंग डायनेस्टी की हुकूमत होती है। चाइना में भी उस वक्त बादशाही निज़ाम होता है, और किंग डायनेस्टी जो होती है वो उसको चाइना को, पूरे मेनलैंड चाइना को रूल कर रही होती है। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि दुनिया में एक हिस्सा है जिसको आप हांगकांग कहते हैं, तो हांगकांग भी जो था वो उस वक्त चाइना ही का हिस्सा था। तो चाइना की बहुत बड़ी आबादी होती है और एक बड़े एरिया पे उसकी हुकूमत होती है चाइना की। लेकिन चाइना की ज्योग्राफी ऐसी है कि चाइना दुनिया में एक लंबे अरसे तक बाकी कौमों से अलग थलग कटा रहा, और चाइना के जो लोग थे वो सेल्फ सफिशिएंट किस्म की एक नेशन थे, यानी कि हर किस्म के जो है ना, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हुआ करती थी, तो वो अपनी रिसोर्सेज से अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करने की सलाहियत रखते थे। तो जिसकी वजह से चाइना की दूसरी कौमों के साथ ज़्यादा ट्रेड रिलेशनशिप नहीं थे। जब ब्रिटिश चाइना पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, और बहुत से उलूम व फ़नून में ये लोग माहिर हैं। चाइना बेहतरीन किस्म का सिल्क बना सकता था। चाइना के अंदर पॉटरी गुड्स, जिसको आप चीनी के बर्तन कहते हैं, वो सब भी बहुत ही आला क्वालिटी के बनते थे। तो आपने कभी गौर नहीं किया इसको, जो हम चीनी का बर्तन कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? ये चीनी का मतलब मीठी वाली चीनी थोड़ी ना होता। बचपन में हम सब चाट के देख चुके हैं, ये कोई मीठा थोड़ी होता। तो ये चीनी का बर्तन जो होता है, एक्चुअली ये एक आर्ट है जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ, और चाइना सिरेमिक टाइल्स बनाने में, ये मुख्तलिफ चीनी के बर्तन बनाने में जो है दुनिया में बहुत ही उस्ताद माना जाता है, क्योंकि बहुत कदीम उनका जो है ना ये हुनर है जो चाइनीज़ ने डेवलप किया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टाइल्स, सिरेमिक्स, और बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क यानी रेशम का कपड़ा, और मशहूर ज़माना चाय, इन तीन चीज़ों के लिए चाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। तो ब्रिटिश जो थे वो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है अपने मुल्क में ख़रीद के ले जाते थे, और वहाँ इसकी यूरोप के अंदर बहुत डिमांड थी, लोग बहुत पसंद करते थे इन चीज़ों को। अब चाइनीज़ जो थे वो उसके बदले में ब्रिटिश से तो कुछ ख़रीदते नहीं थे, और ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे वो चाइना की चीज़ें अपने मुल्क में ले जाके बेचा करते थे। तो उनको इस ट्रेडिंग में ना नुकसान होता था। नुकसान इस सेंस में कि जो ऐसा कौम जो है वो चाहते थे कि जब उनके मुल्क का भी कुछ सामान अगर यहाँ बिके तो उनको पेमेंट में आसानी हो जाएगी, कि कुछ चीज़ें चाइनीज़ खरीदेंगे और कुछ वो चाइनीज़ से खरीदेंगे, फिर अपने मुल्क ले जाके बेचेंगे। मगर चाइना जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था, वहाँ के लोगों को बाहर की चीज़ों की ना ज़रूरत थी ना आदत थी, तो वो तो अपनी बनाई हुई चीज़ों पर इत्तेफाक किया करते थे। और इस वजह से जो है उनकी हुकूमत ने देखा, ब्रिटिश ने, कि हमारा जो है काफ़ी जो सरमाया है और जो दौलत है सोना चांदी के सिक्कों की सूरत में, वो चाइना ट्रांसफ़र हो जाती है, और चाइना उसके बदले में हमसे कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदता। तो अब इनको परेशानी लाख हुई कि ऐसा क्या करें, क्या बेचें चाइना को, जो कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिव हो जाए, कि हमारी भी कुछ चीज़ें वहाँ पर बिकना शुरू हों। फिर इन्होंने, ब्रिटिश ने अपना जो है मक्कारी और अय्यारी वाला दिमाग इस्तेमाल किया, और इनके दिमाग में आया कि एक प्रोडक्ट जो बड़ी तेज़ी से किसी कौम में मकबूल की जा सकती है वो है नशा। तो लिहाजा उन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। चाइनीज़
नशे का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल, बड़ा हेल्दी किस्म का हुआ करता था। वो तो चाय भी वैसी नहीं पीते जैसी हम पीते हैं, दूध पत्ती किस्म की। उनकी चाय भी बड़ी सिंपल सी होती है और उसमें दूध वगैरह का इस्तेमाल और चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। तो ब्रिटिश ने एक स्कीम बनाई कि किसी तरीके से इस कौम को अगर नशे का आदी कर दिया जाए तो नशा वो चीज़ है कि फिर इसकी इतनी बड़ी आबादी में इस चीज़ की बड़ी डिमांड होगी। तो वो जो है यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पहले जो है रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो उन रेस्टोरेंट्स को ओवरनाइट कैफ़े में बदल देते हैं कि वो देर तक खोलते हैं और उस पर जो है ना वो अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को इनको ओपीएम को लॉन्च करते हैं कि भाई ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और जो है ना इसको पीने के बाद जो है आप फ़ौरन 2-3 घंटे के अंदर चांद पे पहुंच जाएंगे। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सारे गम गलत, आप मार्स, जुपिटर, पूरे यूनिवर्स की सैर कर लेंगे। तो उन्होंने गरीब लोगों में जो है ना इस चीज़ को पॉपुलराइज़ कराया और अमीर लोगों में भी इसको जो है ना ऐसा सिंबल ऑफ अय्याशी के तौर पे, रिक्रिएशन के तौर पे उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। तो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वहाँ की आबादी, अब जाहिर सी बात है ये जो ड्रग होती है इसका आपको पता है इसका इफेक्ट क्या होता है, इंसान अपने जो है कॉन्शियस सिस्टम पर कंट्रोल खो देता है। तो वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, तो वो जब ड्रग इस्तेमाल करते थे थोड़ी देर के लिए सारे गम भूल करके वो एक अलग ही जो है दुनिया की सैर पे निकल जाते थे। तो लोगों को बड़ा मज़ा आया कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पूरे दिन थके आ रहे आओ और फिर जो है थोड़ी सी ये लेकर के क्या आराम मिलता है, मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से जो है लोगों को इसकी लत पड़ना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है अब जब इनको लत पड़ना शुरू हो गई तो अब उन्होंने जो है ना ये पहले जो चीज़ सस्ती करके बेचते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसकी प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर दी कि भाई अब ये पॉपुलर होती जाएगी तो अब हमारा टाइम है कमाने का। तो फिर बिल्कुल जैसे उन्होंने प्लानिंग की थी वही हुआ। चाइना जो है पहले ये इम्पोर्ट ही नहीं करता था, खरीदता ही नहीं था क्योंकि वहाँ इस्तेमाल नहीं होती थी। अब चाइना में इस चीज़ को बाकायदा एक प्री प्लान तरीके से उन्होंने यहाँ लोगों में बांटा, उनको उसका आदी बनाया। अब जब तलब बढ़ गई लोगों की तो जाहिर सी बात है अब क्या करते थे वो ये चीज़ लार्ज स्केल पे बेचने लगे। करते करते एक वक्त ऐसा आ गया कि चाइना की एक आबादी का बड़ा हिस्सा जो है 50 सालों के अंदर अंदर इसका इतना ज़्यादा आदी हो गया कि अब बहुत लार्ज स्केल पर जो है ना ब्रिटिश को अपने मुल्क से ये मंगा के यहाँ बेचनी पड़ती थी। लेकिन आपको पता है कि इसका ड्रॉबैक क्या होता है इस किस्म के नशे का, जब आदी हो जाता है इंसान तो वो अखलाकी तौर पर और मुआशी तौर पर ना सिर्फ इंसान तबाह होता है बल्कि पूरा मुल्क तबाह होता है। तो चाइना में भी यही होने लगा कि चाइना में आबादी का बड़ा हिस्सा जो है अब इस नशे की वजह से किसी काम काज का नहीं रहा और उन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है लाइफ तबाह होने लग गई, क्राइम्स बढ़ने लग गए। तो फिर गवर्नमेंट ने जो है वहाँ नोटिस किया कि भाई इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। शुरू में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, मतलब किंग डायनेस्टी ने जब इस चीज़ पर कि भाई इस चीज़ की इम्पोर्ट जो है ना जायज़ नहीं है, तो बहुत से इलाकों में इस पर पाबंदी लग गई। तो इससे ट्रेडर्स को और फ़ायदा हुआ। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उन्होंने स्मगलिंग के नाम पर और ब्लैक मार्केटिंग करके ना ये चीज़ और चोरी छुपे महंगी बेचना शुरू कर दी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी लत होती है कि जिसको लग जाए ना नशे की लत तो फिर इतनी आसानी से वो छूटती नहीं है। लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपने घर बार बेच देते हैं, चोरियाँ करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, यानी कुछ भी जिसको नशे की लत होती है उसको नशा चाहिए। तो ऐसा ही चाइना में होने लगा। फिर एक वक्त आया कि हुकूमत को यानी किंग डायनेस्टी को इसके लिए सख्त एक्शन लेना पड़ा। तो फिर 1939 के दौरान जो है एक वाक़या होता है कि किंग डायनेस्टी जो होती है वो एक बहुत बड़ी खेप पकड़ती है ब्रिटिश ट्रेडर्स की और उस जो है ना सारी जो चर्च होती है उसको ज़ाया कर देती है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है ब्रिटिश ट्रेडर्स का। ब्रिटिश ट्रेडर्स जो है वो सीधा अपनी हुकूमत की तरफ देखते हैं कि भाई देखो ये जो है ना यहाँ सख्त कार्रवाई हो रही है और अब फिर दोबारा से जो है ना अगर ये ट्रेड रुक गई तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर चाइना के साथ ट्रेड करने में, हमारा सोना चांदी ज़ाया होगा यहाँ पे। तो वो जो है फिर फैसला करते हैं कि चलो आओ चाइना की पिटाई करते हैं। तो लिहाजा वो चाइना की पिटाई इस तरह से करते हैं कि जो इलाका जिसको आप हांगकांग कहते हैं वो चाइना से उस पिटाई में छीन लेते हैं, यानी अटैक करते हैं, मारते हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे जो उनकी ओपियम ट्रेड को जारी रख सकें। तो नतीजा ये होता है कि 1839 से लेकर के 1842 तक ये 3 साल जो जंग होती है, इस जंग में हांगकांग जो है वो चाइना से छिन जाता है और वहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी कायम हो जाती है। ब्रिटिश उस जगह पर ऐसे लोगों की हुकूमत मुसल्लत करते हैं जो उनकी ओपियम ट्रेड जारी रख सके। ठीक है भाई। फिर उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे तक वो ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है। ब्रिटिश मज़े से वहाँ पर जो है ओपियम ट्रेड फैलाते रहते हैं और चूँकि हांगकांग जो है वो एक जजीरा है, एक आइलैंड है और वो चाइना से बिल्कुल करीब है, तो मतलब यहाँ कब्जा करने का मतलब
आसानी से आप चाइना में सप्लाई जारी रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली चाइना में वो लोग अटैक करके कब्जा नहीं करते। वो कहते हैं बस हमारा काम चलता रहे, हम एक ही जजीरे पे हुकूमत बना करके पूरे चाइना को कंट्रोल कर लेंगे। इनकी ट्रेड फैलती रहती है। फिर कुछ तकरीबन 14 साल बाद, 15 साल बाद जो है वो 1918 जो है 56 के अंदर एक वाकया होता है कि जो है वहाँ पर कुछ इनके जहाज़ होते हैं ब्रिटिश ट्रेडर्स के, जिनके ऊपर जो है स्मगलिंग वगैरह का इल्ज़ाम लगता है, और वहाँ पे जो चाइनीज़ होते हैं वो उन जहाज़ों के जो क्रू वगैरह होते हैं ना उनको सज़ा वगैरह देते हैं। तो इनको एक और मौका मिल जाता है कि भाई चलो आ जाओ, दोबारा पिटाई लगाएं चाइना की। तो 1956 से लेकर के 1960 तक दोबारा ये चाइना के कुछ आइलैंड्स और होते हैं आसपास के, उन आइलैंड्स के ऊपर भी जो है कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर भी ब्रिटिश कॉलोनी कायम कर लेते हैं। और जो है फिर ज़बरदस्ती जो है वो किंग डायनेस्टी से, क्योंकि किंग डायनेस्टी उस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इनका मुकाबला कर सकती जंगी तौर पे, तो वो जो है ज़बरदस्ती जो है उस जंग में उनसे एग्रीमेंट करवाते हैं कि जो शंघाई की जो पोर्ट है, तो उस पोर्ट से शंघाई की और दूसरे आसपास के करीबी इलाकों की पोर्ट पे ब्रिटिश ट्रेडर्स को खुली छूट होगी कि वो जो है यहाँ पे आज़ादाना तौर पे अपनी प्रोडक्ट्स, और जो भी प्रोडक्ट्स, असल प्रोडक्ट तो उनकी ओपियम ही थी, उसको फ्रीली जो है वो जो है सेल आउट करेंगे, और गवर्नमेंट उनके ऊपर ना टैक्स लगाएगी, ना गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी। तो उस वक्त चाइना कमज़ोर होता है, और एक तो 50-60 साल की मेहनत भी होती है ब्रिटिश की कि उन्होंने इतना इनको कौम को नशे का आदी बना दिया होता है, तो चाइना एक वीक नेशन बन चुकी होती है। तो ये चाइना का सबसे तारीख का बुरा वक्त होता है, और चाइनीज़ खुद इस दौर को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं कि उनकी कमज़ोरी का मतलब वो इतने कमज़ोर थे कि उनके साथ जो है ब्रिटिश ने ऐसी ट्रीटीज़, ऐसे तिजारती मुआहदे किए जो कि गैर अखलाकी और जो है बिल्कुल इंसानियत से गिरे हुए थे। दूसरी पिटाई में जो चाइना की ब्रिटिश के हाथों होती है 1856 से लेके 1860 में, इस जंग में जो है ब्रिटिश जो है वो उनके किंग डायनेस्टी के कुछ महलात को भी लूटते हैं, और उनकी बहुत सी ऐसी जो अजायबात और बहुत सी उनकी जो चीज़ें होती हैं जो कि उनके लिए तारीख़ी तौर पर बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, उन चीज़ों को भी चुरा करके ले जाते हैं। जैसे आप जानते हैं इन्होंने यहाँ पे कितनी लूट मार मचाई थी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और यहाँ का भी जो सबसे बड़ा जो डायमंड है जिसको कोहिनूर हीरा कहते हैं, वो भी जो है उनकी मलका ने अपने क्राउन के अंदर फिक्स किया हुआ है। तो ये लूटने के लिए तो मशहूर है ब्रिटिश, तो उन्होंने सेकंड जो वॉर थी उसमें भी चाइना को बड़े बुरी तरीके से लूटा, उनके बड़ी चीज़ों को उठा करके चोरी करके ले गए। इन दोनों जंगों को जो फर्स्ट 1839 से 1842 तक हुई और दूसरी 1856 से 1860 के दरमियान जो हुई, इन दोनों जंगों को हिस्ट्री में ओपियम वॉर्स कहते हैं, यानी कि अफीम की जंग। सोचें ब्रिटिश ने चाइना को कैसे काबू किया, एक ड्रग के जरिए, एक नशे के जरिए, नशे का आदी बना के इतना कमज़ोर कर दिया कि उनके कौम के अंदर जो है वो एक वीक और चर्सी नेशन कहलाते थे चाइनीज़। और इस चीज़ का बड़ा नुकसान हुआ चाइना को। चाइना एक गरीब मुल्क था उस वक़्त, ठीक है ना, ज़्यादातर ज़राअत पर बेस करता था, वहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी, कोई ऐसी इस्टेब्लिश नेशन नहीं थे वो, तो वो जो है उसके बड़े उन्होंने बुरे असरात देखे। फिर ये सब चीज़ें रिवर्स कैसे होती हैं, आज आप चाइना को देखें, आज चाइना इतनी तरक्की पर कैसे आया, जब एक वक्त था कि, और ये ज़्यादा पुराना भी वक्त नहीं है, तो इस वक्त में 19th सेंचुरी तक में जो है ये इतनी तबाहाल कौम थे, और फिर इन्होंने एक सदी के अंदर इतनी तरक्की कैसे करी कि आज ये दुनिया के लिए रोल मॉडल है। तो ये जनाब इस तरह से हुए कि यहाँ पर भी रेवोल्यूशन आया एक, और एक लीडर ख़ास तौर पे बहुत प्रोमिनेंट हैं जिनका नाम था माओ ज़ेडोंग। तो माओ ज़ेडोंग जो थे उन्होंने बड़ा सख्त फैसला किया, उन्होंने कहा कि हमें अपनी कौम को अगर अपनी हालत को दुरुस्त करना है तो हमें कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। तो 1949 के अंदर इस रेवोल्यूशन के नतीजे में चाइना के अंदर जो है वो एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है, और चाइना का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो जाता है। तो वो जो उनके यहाँ सोशलिस्ट गवर्नमेंट आती है वो बड़ा सख्त फैसला लेती है कि हमने इस ड्रग से खुद को निजात दिलानी है, यानी हमने एक नशई कौम का जो टाइटल हमारे ऊपर लग गया है ना, इसको बिल्कुल उखाड़ फेंकना है, ख़त्म करना है, और हमने एक सेहतमंद कौम बन करके अपनी कौम को तरक्की देनी है। तो माओ ज़ेडोंग जो होता है ना वो बड़ा सख्त फैसला करता है भाई कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जितने भी लोग जिनको ये ड्रग एडिक्शन है उनके लिए एक लाजमी करार दिया जाता है कि वो जो है अपना इलाज करवाएंगे। अगर जो लोग इलाज कराने पर रजामंद नहीं हुए उनके लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं, उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो बहुत से लोग चाइना में
इस जो है ना पाबंदी के बाद जो है एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जो लोग कंप्लाई नहीं करते, यानी कि अपनी आदत नहीं छोड़ते या ड्रग की स्मगलिंग में या ड्रग एडिक्शन में पाए जाते हैं, तो उन सबको जो है सर कलम। जी जनाब, इन्हीं पॉलिसीज़ का नतीजा होता है कि चाइना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक सेहतमंद कौम में तब्दील होता है। और आज भी जो है चाइना में ड्रग रूल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से इन्फोर्स किए जाते हैं। और अगर आप जो है के केस में पकड़े गए तो आपको पब्लिक एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। जी जनाब, मतलब वो किसी कोने में जेल के लटका के फांसी नहीं देंगे आपको, वो आपको पूरी कौम के सामने, आवाम के सामने फांसी देंगे, ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें कि ये जो है कितनी नुकसानदेह चीज़ है। तो जनाब, फिर इस तरह से चाइना जो है लत से जान छुड़ा करके एक अजीम कौम की सूरत में दोबारा से उभरता है। और जो है आज फिर वो देखें आज चाइना कितनी तरक्की पर है। तो वो तरक्की जो है फिर उनकी मेहनत से आई, उनकी जो है फिर खुददारी से आई, जब उन्होंने एक नेशनल स्पिरिट के साथ मेहनत करी। तो फिर 1997 तक चाइना एक इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री हो जाता है कि जब 97 में वो तमाम एग्रीमेंट्स की डेट ख़त्म होती है तो हांगकांग जो है उनको दोबारा चाइना को कंट्रोल में दे दिया जाता है। और आज आप चाइना को देखें, दुनिया की एक इंतहाई काबिल पढ़ी लिखी कौमों में से एक कौम है। और हमें चाहिए कि हम भी चाइना की इस कहानी से सबक हासिल करें और जो बुराइयां हमारे अंदर हैं उनको ख़त्म करें और सख्त फैसले करें, ताकि हमारी आने वाले मुस्तकबिल में जो हमारे कौम है वो इस किस्म की किसी बुराई का शिकार ही ना हो। और जो हमारे कौम में ये जो अभी जितनी भी नशे की आदत वगैरह है ये सब ख़त्म हो जाए। थैंक यू।